हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। ये आज के जो लेक्चर है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीए, एमए। उसके अलावा कुछ और भी एग्जाम है जो इस समय होने वाले हैं। ईएमआरएस का एग्जाम है, केवीएस, एनवीएस और एलटी ग्रेड का एग्जाम। तो मेरे जो लेक्चर्स इसमें आ रहे हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, वो उसका जो सिलेबस जो मैं टारगेट कर रही हूँ वो है एलटी ग्रेड। और एलटी ग्रेड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो आपके अदर एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो मैंने जो सिलेबस टैली किया तो मैंने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे वर्क जो प्रेस्क्राइब्ड हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बहुत सारे वर्क यहाँ भी मिल जाएंगे आपको इस सिलेबस में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ड्रामा से कुछ क्वेश्चंस। ड्रामा का आंसर राइटिंग आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रामा, नॉवेल, पोएट्री सेक्शन, ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जहां से लॉन्ग आंसर में आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। उसके अलावा प्रोज से भी आपको लॉन्ग आंसर में मिलेंगे क्वेश्चंस। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं वेटेज मानूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं, उसमें पोएट्री, नॉवेल, ड्रामा की वेटेज ज्यादा होती है। प्रोज में कुछ राइटर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गए फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम या महात्मा गांधी का ऐसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वेटेज मुझे फ्रांसिस बेकन के वर्क की ज्यादा मिली। ठीक है, अगर मैं बात करूं ड्रामा के यूनिट में, तो ड्रामा के यूनिट में ऑलमोस्ट हर एक प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शेक्सपियर की प्ले की बात की जाए, जीवी शॉ का प्ले है आर्म्स एंड द मैन, द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर, उसके अलावा हैवदन बाय गिरीश कर्नाड, ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर। तो ये सभी वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के लिए जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको किसी भी वर्क का प्लॉट पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्क हो, कोई भी प्ले हो। उसके अलावा आपको कैरेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से माइनर कैरेक्टर हैं। और उन्हीं से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ कोटेशंस अपनी डायरी में नोट करनी है। तो ये तीन अगर आपको पॉइंट्स पता है तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और सबसे अहम जो रोल है वो है थीम्स का, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन जो है वो थीमेटिक एनालिसिस पे बनते हैं। तो आपको इन सभी चीजों को पढ़ना है। इसके लिए आप सोर्सेज यूज कर सकते हैं, विकिपीडिया या लिट चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बुक्स भी है जो आंसर राइटिंग पे आई हैं, जैसे रंजीत सर की भी बुक है। और मैंने उस बुक को कल ही ऑर्डर किया था। तो मैंने जो बुक देखा उसमें से आपको क्वेश्चंस के कलेक्शन अच्छे मिल सकते हैं। यदि मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो आंसर थोड़े से शॉर्ट हैं। तो अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो काफी हेल्पफुल हो सकता है। यदि आप लॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलग से मटेरियल लिखना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ नाइट में मिस्टेकन आइडेंटिटी की थीम ऑफ डिसगाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, यहाँ से डिस्कस करते हैं, डिस्कस द थीम ऑफ रोल इन ट्वेल्थ नाइट। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको जितने भी प्ले हैं उसका परफॉर्मेंस डेट या अगर आप बात करें पब्लिकेशन डेट, ये सब आपको लिखी होनी चाहिए। क्योंकि शेक्सपियर की बात करूं तो इनकी फोलियोज में पब्लिश हुए हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जब भी आप प्ले लिखेंगे, प्ले का नाम लिखेंगे, आपको अंडरलाइन करना है। इंट्रोडक्शन आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, कंक्लूजन आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए, टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं। लॉन्ग आंसर को आप कोशिश करें कि हेडिंग वाइज लिखें। यदि आप हेडिंग वाइज नहीं लिखते तो आपका पैराग्राफ जो है वो बहुत सीक्वेंस में होना चाहिए। 3 पैराग्राफ आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, क्योंकि इतने आपके पास पेज भी नहीं होंगे, इतना टाइम नहीं है और इतना वर्ड लिमिट नहीं है कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखें। तो आपको अपने आंसर को बहुत ज्यादा कंसाइज फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रांसिस बेकन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एफोरिस्टिक स्टाइल होती है इनकी। 2 पेजेस में आप देखिए तो कितना ज्यादा नॉलेज आपको मिलता है, गागर में सागर। वैसे ही आपको इस आंसर राइटिंग के एग्जाम में भी आपको वही चीज दिखाना है कि आपका नॉलेज कैसे आप कम शब्दों में दिखा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे मिस्टेकन आइडेंटिटी की, तो अगर आपने प्लॉट पढ़ा है तो सबसे पहला जो आपको इम्पोर्टेंट एलिमेंट दिखा होगा वो दिखा होगा डिस्गाइज का। और डिस्गाइज भी किसके कैरेक्टर में आपको दिखा है? वायला के। वायला एज सिजेरियो आपको इस यहाँ पे दिखती है, जो कि जेंडर आइडेंटिटी का जो क्राइटेरिया था एलिजाबेथन सोसाइटी में, उसको वो चैलेंज करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक शॉर्ट आंसर में ये भी बन सकता है कि हाउ डज शेक्सपियर चैलेंज जेंडर रोल्स in Elizabethan society through the character of Caesario, या थ्रू द
डिस्गाइज ऑफ वायला एज सिजेरियो। तो ये आपको तैयार करना होगा, ठीक है। अगर आप जाने उस समय का जो बैकग्राउंड है एलिजाबेथन सोसाइटी में, जो रूल ऑफ विमेन थे वो बहुत डिसाइडेड थे। जैसे उनको ओबीडियंट रहना था, ओबीडियंट, और उसके अलावा पैसिव लिसनर बन के वो रहती थी। कोई भी आप कह सकते हैं पावर नहीं थी उनके रोल में। ओके, कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स उनका नहीं था, होम मेकर टाइप का रोल था उनका। जैसे कि आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम में भी मिलता है द प्रिंसेस में, फॉर द फॉर द फील्ड मैन एंड फॉर द हर्ट शी। ऐसे आपको एक लाइन्स मिलेगी, आप इसका सीक्वेंस देख लेना। एंड वुमेन फॉर द नीडल, और वुमेन फॉर द नीडल। ओके, यहाँ पे लाइंस कुछ और भी हैं जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की आप कोरिलेट कर सकते हैं। मैन फॉर द शोड एंड फॉर द नीडल शी, मैन विद द हेड एंड वुमेन विद द हार्ट, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे, मैन फॉर द मैन फॉर द फील्ड फॉर द एंड फीमेल फॉर वुमेन फॉर द हर्थ। कुछ ऐसी लाइन्स है, आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो विक्टोरियन सोसाइटी में भी जो फीमेल का रोल था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था, इसीलिए अगर आप देखते हैं जो विमेन राइटर्स जो आती हैं विक्टोरियन सोसाइटी में, वो पेन नेम, स्यूडो नेम के अंडर में आती हैं, राइट। जैसे जॉर्ज इलियट, सॉरी जॉर्ज इलियट तो रोमांटिक एज में आती है। जो कुछ राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको थोड़ा सा आप हिस्ट्री में देखिएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्गाइज की, तो डिस्गाइज के थ्रू, इन डिवाइसेस के थ्रू कंफ्यूजन, ह्यूमर और ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से शेक्सपियर का ये जो प्ले है काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो रोल्स हैं, जो डिसाइडेड रोल्स है, उसको भी चैलेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको देखिए सिजेरियो का रोल, मतलब वायला का रोल एज अ सिजेरियो आपको दिखाना है कि कैसे डिस्गाइज वो लेती है, क्यों वो डिस्गाइज फॉर्म लेती हैं, और मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से क्या कंफ्यूजन होता है, फिर सारा रिकॉन्सिलिएशन कैसे होता है। तो चलिए इस आंसर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद मैं अगले लेक्चर में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लाने वाली हूँ, और वो होगा शाइलॉक का कैरेक्टर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस सीरीज से जुड़े रहिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब पक्का तब होगा जब आप जो भी चीजें बताई जा रही है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। डिस्गाइज एज मिस्टेकन आइडेंटिटी आर सेंट्रल एलिमेंट्स इन शेक्सपियर्स कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का नाम आप अंडरलाइन करेंगे। These devices can create confusion, humor and dramatic irony। ये सारी devices, कौन कौन सी devices? Disguise and mistaken identity। ये confusion create करती है, humor create करती है, और dramatic irony। dramatic irony क्या होता है? Characters को कुछ नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे ओलिविया नहीं समझ पा रही थी, ड्यूक ऑर्सनो को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है। सेबेस्टियन को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उन्हें सिजेरियो क्यों समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को बहुत सारा कुछ पता था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, द मेन सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं कह सकती हूँ, वो क्या है? वायला। वायला जो कि जिन्होंने डिस्गाइज किया अपने को एज अ यंग मैन सिजेरियो। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। और दूसरी बात ये कि शेक्सपियर यहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म केवल प्लॉट को डेवलप करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि ही ऑल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स एंड ह्यूमन परसेप्शन। उस समय का जो हम कह सकते हैं, जो एक जेंडर आइडेंटिटी जो बनी हुई थी, जैसे मैंने आपको टेनिसन की लाइन्स बताई कि विमेन का रोल कहाँ तक था? घर तक था, नीडल तक था, लेकिन मैन का रोल बाहर तक था, ठीक है। तो वो एक डिसाइडेड रोल्स था जिसमें एलिजाबेथन सोसाइटी में भी लोग बंधे हुए थे। इवन वीमेन वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। वहां पे भी अगर कोई फीमेल का रोल होता था तो वो लड़के ही एज अ डिस्गाइज फॉर्म लेते थे। जैसे कि आज आप देखते हो कि गांव में रामलीला अगर होती है, तो आज भी बहुत सारे गांव हैं ऐसे जहाँ पे अगर सीता जी का रोल हो, या माता कैकेयी का रोल हो, या कौशल्या का रोल हो, तो उसे उस रोल को निभाने कोई फीमेल नहीं जाती हैं, बल्कि वहां पे जो मेल है वो ही फीमेल का रोल टेक प्लेस करते हैं डिस्गाइज फॉर्म में। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वायलास डिस्गाइज एज सिजेरियो। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो शेक्सपियर अपने प्ले में अपनाते हैं। जैसे हम देखते हैं पोर्शिया का कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो डिस्गाइज फॉर्म में आती हैं। उसके अलावा एज यू लाइक इट में हम देखते हैं, राइट, रोजालिंड एज अ गैनीमेड। तो इन सभी को आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बनता है जॉन रस्किन के स्टेटमेंट के ऊपर कि देयर आर नो हीरोज ओनली हीरोइंस,
शेक्सपियर की कॉमेडी के लिए इन्होंने बोला है कि जो प्लॉट डेवलपमेंट होता है वो हीरो के नहीं बल्कि हीरोइन के इंटरफेरेंस के कारण होता है, या हम कह सकते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के कारण होता है। ठीक है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्गाइज हम क्या देखते हैं इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिजेरियो, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सिजेरियो। और हमने ये देखा था कि शिपरेक के कारण वायला अपने ब्रदर से बिछड़ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि सेबेस्टियन की डेथ हो चुकी है, जबकि सेबेस्टियन की डेथ नहीं होती है, वो सेपरेट हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। और अपने आप को इस दुनिया से बचाने के लिए, जैसे उस समय तो देखिए इतना ज्यादा कोई विमेन एम्पावरमेंट तो था नहीं, तो उस समय विमेन जो कि घर तक ही सीमित रहती थी, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जब वायला लैंड करती हैं इलीरिया में, इलीरिया नाम आपको याद रखना है, वहां पे सर्वाइवल के लिए वो एज अ मेल सर्वेंट डिस्गाइज फॉर्म लेती हैं जब वो ड्यूक ऑर्सनो के लिए काम करती हैं। ठीक है? और इस डिस्गाइज के कारण कुछ कॉमिक कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि ड्यूक ऑर्सनो कि वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, और ड्यूक ऑर्सनो सिजेरियो पे ट्रस्ट करके उन्हें ओलिविया के पास भेजते हैं एक मैसेंजर ऑफ लव के रूप में। और शुरुआत में आपको कोटेशन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, सिजेरियो की लाइन आप इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो नहीं सुटेबल है, बट आप चाहें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, या आप कुछ कीवर्ड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ एवर हम क्या देखते हैं, ओलिविया जो है शी फेल इन लव विद सिजेरियो, उसे पता ही नहीं चला कि सिजेरियो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, वायला है, और वो उनसे लव करने लगती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक लव ट्रायंगल हमें दिखता है कि ड्यूक और स्नो लव करते हैं किसको, ओलिविया को। ओके, और ओलिविया किसे लव कर रही हैं, सिजेरियो को। सिजेरियो जो कौन है, हम देखते हैं जो हमारी हीरोइन है वायला, वो है। और वायला वायला किसे लव करती है, ड्यूक और स्नो को। तो ये एक लव ट्रायंगल बनता है, और इस मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण ही ये सब कुछ होता है। वायला को समझ में आ जाता है, शी एक्सप्रेसेस द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय हर डिस्गाइज, और वो ये कहती हैं डिस्गाइज, आई सी द आर्ट ऑफ विक्टनेस, आर्ट मतलब क्या हुआ, आर, द आर ऑफ विक्टनेस। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कोटेशन आपको इंक्लूड करनी है, इस आंसर में मैंने कोटेशन कम इंक्लूड की है, लेकिन आप लोग प्रीवियस लेक्चर से कुछ कोटेशन ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ कोटेशंस मैं आपके लिए लाऊंगी, जब ये ड्रामा की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके लिए कुछ कोटेशंस एक कलेक्टिव फॉर्म में सामने लेके आऊंगी, जिससे आप नोट कर सकते हैं और आपको आंसर राइटिंग में काफी मदद मिल सकती है। हर प्ले से आपके पास एटलीस्ट मिनिमम तो 3 to 4 कोटेशंस तो होनी चाहिए, आप अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन आप उसे ऐड कर सके। और कोटेशन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, 1 लाइन की, 1.5 लाइन की, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप याद ही नहीं कर पाएंगे। मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड कॉमिक कंफ्यूजन, तो देखिए ये कंफ्यूजन कब बढ़ता है, जब सेबेस्टियन जो कि वायला के ट्विन ब्रदर, ट्विन क्या होता है, जो आप कह सकते हैं जो 2 बच्चे जैसे एक साथ हुए, है ना, और एक ही जैसे वो लग रहे हैं। ठीक है? तो जब वो एलिरिया में पहुंचते हैं तब वहां पे कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि सेबेस्टियन एंड वायला दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं, और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति समझ लेते हैं, इसलिए ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड व्हेन ओलिविया मीट सेबेस्टियन, जब ओलिविया सेबेस्टियन से मिलती है तो वो क्या समझती हैं कि ये सिजेरियो है, एंड इवेंचुअली मैरिंग, और फाइनली वो जबरदस्ती उनसे शादी कर लेती हैं। सेबेस्टियन को कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। दीज मिस्टेकन आइडेंटिटी क्रिएट ह्यूमरस सिचुएशंस, और ये सारी मिस्टेकन आइडेंटिटी ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करती हैं, एंड इस तरह जो प्ले की ड्रामेटिक टेंशन है उसे दूर करती हैं। The audience enjoys the dramatic irony because they know the truth, while the other characters, जो characters है play में, वो confused रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ड्रामेटिक आयरनी की वजह से जो ऑडियंस है वो इसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज रीडर्स जो है, या जो हम कह सकते हैं जो ऑडियंस है, वो इस सच को जानते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टेज में जो कैरेक्टर्स है, वो कंफ्यूज रहते हैं। ओके, एक जो पॉइंट है ये आपको शॉर्ट आंसर में मिल सकता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर रोल्स, ये आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है, तो आपको इसको थोड़ा सा इलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है? जेंडर रोल्स मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स बताए कि एलिजाबेथन सोसाइटी में क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मिलेगा जेंडर रोल्स का, तो मुझे नहीं लगता कि केवल 12th नाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे, और आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसकी हेल्प से एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके।
अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर रोल्स, क्योंकि डिस्गाइज में आपको जेंडर रोल्स का एक्सप्लोरेशन तो दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो सोसाइटी ने एक जेंडर का रोल बनाया है वो उस रोल में ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है। जैसे साइमन डी ब्यूअर जिन्होंने द सेकंड सेक्स बुक लिखी है, उनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज नॉट बॉर्न रादर बिकम्स अ वुमेन। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत बाद में जब फेमिनिज्म आता है तब ये बात कही जाती है, लेकिन इसके पहले भी ये चीजें थी। और शेक्सपियर ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि इवन फीमेल के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है, और उनकी जो समझ है, उनकी जो इमोशनल इंटेंसिटी है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वायला के डिस्गाइज के थ्रू शेक्सपियर ऑल्सो एक्सप्लोर्स जेंडर रोल्स इन सोसाइटी। जैसे कि हम देखते हैं, एज सिज़ेरियो वायला एक्सपीरियंसेस द फ्रीडम एंड अथॉरिटी यूजुअली गिवन टू मेन। देखिए, अगर विमेन की बात की जाए तो एलिजाबेथन एज में जैसे मैंने आपको बताया, इनका रोल था ओबीडियंट, पैसिव, साइलेंट लिसनर, होम मेकर इनका रोल था। इनको उस समय मेल के जैसे कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। लेकिन जब वायला सिज़ेरियो का डिस्गाइज फॉर्म लेती हैं तो उन्हें वो सारी फ्रीडम और अथॉरिटी मिलती है जो एक मैन को उस समय मिलती थी। ठीक है, शी बिकम्स ऑर्सनोस ट्रस्टेड कंपेनियन एंड मैसेंजर, और वो ड्यूक ऑर्सनो का कंपेनियन बन जाती है, ट्रस्टेड, एक कॉन्फिडेंट हम कह सकते हैं बन जाती हैं। और अगर वो फीमेल के रूप में आती तो कभी भी ये रूल उन्हें नहीं मिलता। शी लाइक इट दिस रोल could not have been possible if she were not a woman, if she were a woman, okay? मतलब अगर वो सही में विमेन के किरदार में ही सामने आती तो ये सारे उन्हें आप कह सकते हैं प्रेस्टिजियस जो रूल्स है वो नहीं मिलते। दिस डिस्गाइज अलाउ शेक्सपियर टू क्वेश्चन द रिजिड सोशल रोल्स ऑफ मैन। और ये जो डिस्गाइज है, ये जो रिजिडिटी उस समय थी, जो रिजिड सोशल रोल्स थे मैन के और विमेन के, उसको क्वेश्चन करते हैं ये। जैसे पोर्शिया का हम कैरेक्टर देखते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर वो नहीं होती तो शायद एंटोनियो और शाइलॉक के बीच जो एक प्रॉब्लम आई थी, वो बॉन्ड वाली, बॉन्ड ऑफ फ्लैश, तो शायद कभी वो रिजॉल्व नहीं होती। तो उन्हीं की इंटेलेक्ट की वजह से ही शाइलॉक को सजा मिलती है और एंटोनियो सही सलामत छूट जाते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन एंड रेवलेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द प्ले द कंफ्यूजन इज फाइनली रिजॉल्व। ये कंफ्यूजन देखिए हमेशा बना नहीं रहता, ये रिजॉल्व हो जाता है कब, व्हेन वायला रिवील्स हर ट्रू आइडेंटिटी, जब वायला अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है और सेबेस्टियन आते हैं। तो सेबेस्टियन आते हैं, वायला आते हैं, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, ट्विन हैं, जुड़वा जुड़वा भाई बहन है। तो सबको समझ में आ जाता है कि ये कंफ्यूजन क्यों है, और ये जो ट्रुथ है, ये जो सामने आता है कि ये दोनों तो भाई बहन है, इसके कारण जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाता है। एंड नाउ इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड हार्मनी, एक सामंजस्य आता है। ऑर्सिनो रियलाइजेस हिज अफेक्शन फॉर वायला, और ऑर्सिनो को भी अब वायला के लिए जो अफेक्शन है वो रियलाइज होता है, और वो अब उनको क्या नाम है, वायला को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ओलिविया ने तो ऑलरेडी सेबेस्टियन से शादी कर ली थी, तो वो उनकी शादी तो बनी ही रहती है, जिनको सिज़ेरियो समझ के शादी करती हैं उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब कंक्लूजन आपको लिखना है, ये आपने देखे, अगर आप देखें तो मैं जितने भी आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ज्यादातर अगर हेडिंग वाइज दे रही हूँ तो 3 से 4 हेडिंग होती है, और पैराग्राफ वाइज तो 3 पैराग्राफ, मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हटा के। तो ये आपको अपने आंसर में भी फॉलो करना है। ठीक है, इन कंक्लूजन डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी आर एसेंशियल ड्रामेटिक डिवाइसेस इन ट्वेल्थ नाइट। तो अगर हम देखें, कंक्लूड करें, आपको इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू कंक्लूड, ये सारे वर्ड्स इंक्लूड करने, तभी आपका कंक्लूजन एक अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा। शेक्सपियर यूजेस देम टू क्रिएट ह्यूमर, सस्पेंस एंड डीपर इनसाइट। शेक्सपियर किस लिए इसको यूज करते हैं, डिस्गाइज और मिस्टेकन आइडेंटिटी को? ह्यूमर, सस्पेंस और डीपर इनसाइट दिखाने के लिए। किसमें डीपर इनसाइट? ह्यूमन रिलेशनशिप में। तो आप चाहें तो अगर इतना भी आप लिखें तो भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। आप चाहें तो कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वायलास डिस्गाइज एज सिज़ेरियो लीड टू रोमांटिक कंफ्यूजन, मिस्टेकन लव एंड कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग। आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ आपको वर्ड्स कम करने पड़ेंगे, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कौन सा वर्ड कम करना है, कौन सा लिखना है। अल्टीमेटली द रिविलेशन ऑफ ट्रू आइडेंटिटीज रिस्टोर ऑर्डर एंड हाईलाइट शेक्सपियर्स मैसेज दैट ट्रूथ एंड ऑनेस्ट ब्रिंग हार्मनी। और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं लास्ट में, कि ये जो ट्रू आइडेंटिटीज का रिविलेशन होता है, ये जो भी कंफ्यूजन था उसको हटाते हैं और एक ऑर्डर रिस्टोर करते हैं। और इस तरह शेक्सपियर का एक मैसेज कि ट्रूथ और ऑनेस्टी ब्रिंग करती हैं, लाती हैं हार्मनी को, इसको भी हाईलाइट करते हैं।
तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आए कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इसको हूबहू ऐसे ही लिखें। ये एक आइडियल आंसर है कि आपको एक आइडिया समझ में आ जाए कि आपको कैसे चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है। ठीक है? आपका प्रेज़ेंटेशन का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके सबके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पर नॉलेज को आप प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे। यही आप सभी से गलती हो रही है। तो देखिए, नॉलेज को आपको प्रेज़ेंट करने का तरीका आना चाहिए। मैं एक मीडियम हूँ आपके लिए, सिर्फ़ एक गाइड का काम कर रही हूँ कि आपको बता रही हूँ कि कैसे-कैसे आपको चीज़ें लिखनी हैं। और काम तो देखिए आप ही को करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, थीम ऑफ लव। तो यहाँ से देखिए आप थीम ऑफ लव में मालवोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है लव, ओलिविया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्सनो के, वायला के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको थोड़ा-सा इस पे फोकस करना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर पे फोकस करके। जैसे कि मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। और रोमांटिक लव आपको एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, सेल्फ लव, फूलिश लव मालवोलियो के लिए, ट्रू लव वायला के लिए, ओके? तो इन सभी पॉइंट्स को आपको रिलेट करते हुए कनेक्ट करते हुए आप इस आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ रंजीत सर की बुक से, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने देखा है मालवोलियो के ऊपर, हाउ इज मालवोलियो ट्रीटेड इन द प्ले एंड व्हाट डज हिज सबप्लॉट रिवील अबाउट कॉमेडी एंड क्रुएलिटी। तो आप में से काफी लोगों के पास बुक होगी तो आप देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टे द फूल इन द प्ले, एक ये क्वेश्चन है, ओके? और सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, एक ये भी क्वेश्चन है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ जॉन रस्किन, देयर आर नो हीरोज इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। तो ये मैंने पॉइंट आपको बताया ही। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप पहले तो आंसर लिखने की कोशिश करिए, बजाय कि स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की 4 जगह से। अगर आप एक ही जगह से स्टडी मटेरियल आपके पास है और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कंफ्यूजन से अपने आप को दूर रखिए, एक जगह फोकस करिए, एक समय में एक एग्जाम पे आप फोकस करिए। एक समय में एक एग्जाम मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टीजीटी की, पीजीटी की, जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, पर क्योंकि आपका एग्जाम एलटी ग्रेड का राइटिंग पे, सब्जेक्टिव पे फोकस है, तो आपको इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। टीजीटी और पीजीटी की आप में से काफ़ी लोगों ने तैयारी करी है, उसको आपको रिवीजन करना है। और अगर मैं एलटी की बात करूँ तो आपको कंटेंट में बहुत ज़्यादा काम करना है। तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा अपने टाइम को मैनेज करिए, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप में से कई सारे लोग जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीआईसी की प्रैक्टिस सीरीज़ आज से स्टार्ट हो जाएगी 5 पीएम से, 5 टू 6 पीएम टीचमेंट पे। तो मैं पढ़ा रही हूँ, और मेरे मेंटोर हैं अजय सर, जो कि प्रयागराज में रहते हैं। उनकी कोचिंग है, काफ़ी बच्चे ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हैं। तो उसमें से कई बच्चे ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सभी स्टूडेंट जो प्रयागराज के हैं। और अगर आप में से कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो आप टेलीग्राम से मुझसे कनेक्ट करके उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।